आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और दैनिक भास्कर के पूर्व पॉलिटिकल एडिटर हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में हेमंत जी से शुरू करूंगी कि हेमंत जी, मेरे पास आज शब्द नहीं है आपसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि कल एक एक शब्द उस 2 घंटे के भाषण का बिल्कुल सुई की तरह चुभ रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा ही जहरीला भाषण देंगे, लेकिन इस स्तर तक मोदी जी गिरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। जी नहीं नीलू जी, इसका अंदाजा था, बिल्कुल इसका 100% अंदाजा था। और पिछले कुछ दिनों से जो उनकी भाव भंगिमाएं और जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जो आपका जो रवांडा मीडिया है मोदी जी का, वो तो इसको मास्टर स्ट्रोक और आक्रामक और हमलावर या तमाम शब्दों का प्रयोग करेगा, तमाम विशेषण प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप देखिए, जब से अडानी का इंडाइटमेंट हुआ है यूएसए के अंदर, प्रधानमंत्री जी को उससे बचकर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ये हकीकत है। और आज संसद के अंदर एक अघोषित नियम लागू है दोनों सदनों के अंदर कि अडानी का नाम भी अगर आप लेंगे तो वो स्वतः स्फूर्त उसको ओमिट कर दिया जाएगा, एक्सपंज कर दिया जाएगा। परसों आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की लोकसभा के अंदर, और उसमें से केवल एक शब्द हटा, वो था गौतम अडानी का। इससे समझ लीजिए आप। दूसरा, जो राहुल गांधी ने कल जो बात कही थी कि प्रधानमंत्री और उनका पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो आरएसएस जो कुछ भी है, वो सारे का सारा कहां से संचालित होता है? मनुस्मृति से। और मनुस्मृति की एक ही पंक्ति बहुत है, दर्शकों को ज्यादा बोर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी 100 मिनट बोर कर चुके हैं, तो मुझे आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहिए उनको। उसमें एक लाइन लिखी कि जो देश का जो राजा होता है वो उसकी जो वो ईश्वर का अवतार होता है। ये मनुस्मृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। और मोदी जी ये घोषणा बहुत पहले कर चुके हैं। जब उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा, तो इससे साबित हो गया कि मनुस्मृति के सबसे बड़े उपासक और पोषक वो है, कोई और नहीं। अब आपने कहा कि उनके भाषण की बात की। देखिए, कल का जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू हिम एंड हिज चेयर, इतनी नफरत, इतनी हिंसा, ईर्ष्या, कुंठा, क्रोध व कुतर्क एक साथ मैंने ऐसा पैकेज अपने पत्रकारिता के 2.5 दशक के टाइम में नहीं देखा है। इट वॉज ए कंप्लीट पैकेज। और मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का संसद के पटल पर यह आज तक का निकृष्टतम भाषण था। इससे खराब हो नहीं सकता। मतलब तमाम उपमाएं फेल कर दी कल उन्होंने। यह निकृष्टतम था। जिस तरीके से वो संविधान का शिकार करने की बात कर रहे थे, सोचिए आप, कांग्रेस को खून मुंह लगा। ये संसद में प्रधानमंत्री की भाषा है। माफ कीजिएगा नीलू जी, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग भी है और वो हम सब के प्रधानमंत्री हैं। वो खुद बेशक आप अपने आप को एक दल का प्रधानमंत्री मानते हो या भक्तों का प्रधानमंत्री मानते हो। तो बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का जो बहुत वाहवाही कर रहा है स्पीच पर कि अरे वाह, मोदी जी ने तो क्या स्पीच दे दी। तो उसी पे आऊंगा मैं कि भक्तों के प्रधानमंत्री वो तो दुर्भाग्य से वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। इसको हम स्वीकार हमें करना ही चाहिए और हम करते भी। लेकिन कल जो उन्होंने भाषण दिया, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मेरा मानना है कि उस भाषण के हर शब्द का मनोचिकित्सकीय दृष्टि से भी विश्लेषण करवाया जाना चाहिए कि क्या इस तरह का भाषण जो व्यक्ति दे रहा है उसकी मनोदशा कैसी है। ये मैं पहली बार कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि संसद के पटल पर जो चीज आज आपने बोली है वो सदियों तक रहने वाली है, रिकॉर्ड में भी और लोगों के मानस पटल पर भी अंकित होती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल जिस तरीके के भाषण दिए, मैं एक बात सोच रहा था नीलू जी, जब आपका मैसेज आया कि इस पे पोस्टमार्टम करना है हमें इस भाषण का, तो मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी अगर मान लीजिए गांधी परिवार ना होता या नेहरू जी ना होते या इमरजेंसी ना होती तो वो क्या बोलते? उनके पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो अपने आप को जो संघ की और बीजेपी की जो पाठशाला का मुख्य वो है अतीत जीवी होना। देखिए, वो अपने 10 साल के कार्यकाल की कभी बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान पर जुल्म किए उसकी कभी बात नहीं करते। वो किसकी बात करते? अंग्रेजों के बाद की। अंग्रेजों की कोई बात नहीं करेंगे, अंग्रेजों के बाद के शासन की और अंग्रेजों के आने से पहले की, क्योंकि वो दोनों उनको सूट करते हैं उनके नैरेटिव को। उससे पहले मुगल, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस। ये प्रधानमंत्री जी का वो है जो कल उन्होंने शब्द एक एक चुना है। देखिए, संसद में तो संविधान पर चर्चा पहले से तय थी।
अगर प्रधानमंत्री जी संविधान के प्रति इतने ही संवेदनशील हैं और सारी बातें हैं, तो वो 2 दिन, ये तो पहले से वो था कि इस दिन फलानी तारीख को होगा, ये फ्राइडे और सैटरडे को चर्चा होगी लोकसभा में, और राज्यसभा में सोमवार और मंगलवार को कल से होगी। तो वो संसद में उपस्थित रहने की बजाय वो कुंभ के लिए वो जो नौका वो कर रहे थे, नौका विहार, उसकी क्या जरूरत थी? उनको संसद में नहीं होना चाहिए था। ये उनकी प्रायोरिटीज दिखाता है कि ही इज ए मैन ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। उसके बाद आपने कभी भी प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर किसी के भी सवाल का जवाब देते हुए देखा है? मोदी जी को इससे पहले तमाम प्रधानमंत्रियों का क्वेश्चन का आंसर डे होता था। मनमोहन जी का मुझे याद है सोमवार और बुधवार होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। आज तक प्रधानमंत्री जी को आपने संसद में किसी सवाल का जवाब देते हुए देखा है? लिखित सवाल जो सांसद पूछते हैं प्रश्नकाल में, जवाब है ना। संसद के अंदर सांसद सवाल नहीं पूछ सकते और संसद के बाहर कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वो पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के इतिहास में जिन्होंने संसद में कोई जवाब नहीं दिया और बाहर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये सच बात है। तो लोकतंत्र के वो कितने हितैषी हैं, पुरोधा है, उसको आप उनकी मनस्थिति से जान सकते हैं। उसके बाद खुद को प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक परंपराओं से भी ऊपर मानते हैं। पूरे हाउस के दौरान कल से पहले अगर आप देखेंगे कुल 10 मिनट की हाजिरी है उनकी, कुल 10 मिनट की। इससे पहले कल के भाषण, कल उन्होंने 100 मिनट भाषण दिया, 100 मिनट। तो मैं उसको पढ़ पढ़ के बार बार ये सोच रहा था कि 100 मिनट बोले वो, लेकिन कहा क्या? वो कहा मेरी समझ में नहीं आया। वो जो अतीत जीवी का उनका एक खास तरीके का नैरेटिव है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहा नहीं। और इसके अलावा जो भी उन्होंने कहा, नेहरू जी के इस देश में देखिए, इस देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और कोई भी तुलना जब की जाएगी तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्रियों की प्रधानमंत्री से की जाएगी, किसी और से तो कर नहीं सकते आप। तो ऐसा देश जिसका पहला प्रधानमंत्री नेहरू, जिसको पूरी दुनिया में जिसकी किताबें आज भी चलती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगह पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कितने विद्वान आदमी थे। तो नेहरू जिस देश के प्रधानमंत्री थे, उस देश का मौजूदा प्रधानमंत्री बौद्धिक रूप से, जो कल के भाषण के बारे में बात कर रहा हूं, बौद्धिक रूप से इतना निरीह और बेचारा हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं देखा। कि वो जो मर जाए बोलते जा रहे थे। उनको अपने पद की भी गरिमा का ध्यान नहीं था, अपने पद की मर्यादा का, अपने पद के मान सम्मान का, एक संवैधानिक दायित्व का देश के प्रति। वो जो कुछ भी बोलते हैं बोलते ही जाते हैं। 100 मिनट तक बोलते रहे। अब आप ढूंढते रहिए, करते रहिए पोस्टमार्टम। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पीएम जो है वो संविधान को कभी मानते नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये उनका 10.25 साल का कार्यकाल बताता है कि उनका संविधान में भरोसा नहीं है। मेरी चिंता दूसरी है। देखिए नीलू जी, 3 चीजें हैं दुनिया में जिसको भाजपा और आरएसएस का इकोसिस्टम स्वीकार नहीं करता। उसमें पहला है संविधान, सबसे पहला, दूसरा तिरंगा, और तीसरा महात्मा गांधी। और ये दुनिया में कहीं भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को विश्व भ्रमण का एक वो भी मिला हुआ है पैकेज भी, आपको पता है, जब से पीएम बने हैं। वो जहां भी जाते हैं उनको गांधी के सामने ही सिर झुकाना पड़ता है। हमेशा देखिए आप, वहां पे कहीं गॉडसे की तो प्रतिमा है नहीं दुनिया में, ना सावरकर की है, ना इनके किसी बौद्धिक महापुरुष की है, ना कोई इनका बौद्धिक महापुरुष आज तक हुआ है 100 साल में, नाम बता दीजिए मुझे। तो इनकी दुविधा देखिए, संविधान के सामने सिर झुकाना पड़ता है, संविधान को ये मानते नहीं। तिरंगा इन्होंने कितने साल बाद स्वीकार किया, वो सारे देश को रिकॉर्ड की बात है। और गांधी जी आज भी इनको स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सिर झुकाना पड़ता है। दुनिया में कहीं भी जाते हैं 130 देशों में गांधी जी की प्रतिमा है, लगी हुई है दुनिया भर में, और नेहरू जी की भी बहुत जगह प्रतिमा है। वहां कभी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष सावरकर की इनकी बात नहीं करता। तो इनकी वो जो कुंठा है वो वहां से ओरिजिनेट होती है। अब समस्या क्या है कि कल के भाषण में जब आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो अभी समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री तथ्यात्मक तौर पर भी गलत थे और उन्होंने कुतर्क भी दी। उन्होंने कहा कि साहब 55 साल कांग्रेस का शासन रहा और उसमें 75 बार संशोधन किया। नीलू जी, संविधान का संशोधन अगर गैर कानूनी चीज है तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने संविधान में संशोधन की व्यवस्था क्यों की थी? उन्होंने खुद ही की थी ना। और संविधान का कोई संशोधन गलत है या ठीक है, पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं, कानूनी दृष्टि से, संविधान की भावना के मुताबिक, तो उसका आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो 55 सालों में अगर 75 बार संविधान संशोधन किया तो इसमें क्या गलत किया? दे वर वेरी वेल विद इन देयर राइट्स, दे वर वेरी वेल विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है उसका,
उन्होंने क्या गलत कर दिया, और नहीं, कहीं लेकिन गलत किया। जिस तरीके से कल वो कह रहे थे कि भाई हमने संविधान संशोधन जो किए हैं वो देश हित में किया है, लेकिन इसके पहले जो संविधान संशोधन हुए हैं वो देश को डुबोने के लिए किया गया। जी नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वहां पर उन्होंने कोई संविधान संशोधन ऐसा गलत किया तो उसके आकलन के लिए, उसके विश्लेषण के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम यही है। सुप्रीम कोर्ट का काम जमानतें देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो हमारे एक्ट और जितने भी ये हैं संविधान संशोधन है उनका विश्लेषण करके उनको ठीक या गलत बताना है। और मोदी जी ये बताते हुए भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या क्या कहा था, इनके राष्ट्रपति शासनों के बारे में क्या क्या कहा था, इनकी हथियाई हुई सरकार जो महाराष्ट्र में थी उसके बारे में क्या कहा था, जो उन्होंने खरीद के बनाई पैसे के दम पे अडानी सेठ की मदद से, उसके बारे में क्या कहा था। मोदी जी भूल गए साहब। उनको केवल एक ले दे करके एक ब्रोबीट करना है अपने, ये सारी चीजें अपने जो इमरजेंसी और वो सारी चीजें। अब ये बताइए कि अदालत जब फैसला करती है ठीक या गलत, तो मोदी जी को ये सब आर्टिकुलेशन की क्या जरूरत थी? क्या संविधान में संशोधन को, संविधान कोई मृत चीज है क्या? संविधान एक जीवित वस्तु है। एक जीवित देश के लिए एक वो है कि उसमें जो भी समय के साथ साथ बदलाव आते हैं उसके हिसाब से पूरी दुनिया में बदलाव होता है, तो संविधान में भी बदलाव होता है। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। वो ठीक या गलत है उसके विश्लेषण के लिए कोर्ट बैठी हुई है। तो मोदी जी इतने क्यों हैं? मुझे लगा कि मोदी जी की दिक्कत जो मुझे लग रही है, जो सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि आपको ध्यान हो 2013 में कुंभ के मेले में भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई थी भाजपा का, आरएसएस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और अब 2025 में कुंभ का मेला फिर आ रहा है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि वहां पर योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से वो करने की कोशिश है कि भाई आप अगला ये है हमारे प्रधानमंत्री पद के चेहरे ये हो सकते हैं। वहीं से कहीं ना कहीं मोदी जी को जो कल ये उनको महसूस हुआ, सारा जो कल उन्होंने बोला, जितनी कुंठा उसके अंदर निकली, उसमें वो अपने रवाना मीडिया के जो चाहे वो करवाए, मास्टर स्ट्रोक कहें, हमलावर कहें, गजब कर दिया, विपक्ष को ध्वस्त कर दिया, जो भी शब्द वो कहे। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर कोई एक विरासत मैं मानता हूं तो वो है कि उन्होंने इस देश को 81 करोड़ मुफ्त अनाज पर निर्भर लोगों का एक समूह पैदा किया, जिन्हें देश की नीतियों से, जिन्हें देश की किसी भी चीज से कोई वास्ता नहीं है, उनको केवल मुफ्त अनाज से वास्ता है। प्रधानमंत्री जी अगर ये विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये उनको बधाई उनको। लेकिन ओवरऑल जो देश की संवैधानिक स्थिति, जो देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस आज जिस अवस्था में खड़े हैं, वो इस देश में शायद इमरजेंसी में भी नहीं थे, क्योंकि हम तो उस टाइम बच्चे थे, हमने व्यक्तिगत तौर पे उसको नहीं जिया उस तरीके से, 74 का ही बर्थ है। लेकिन उस आज की जो स्थिति है ये अघोषित आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की हालत देख लीजिए। आप बताइए ईडी के कारण जो उत्तर प्रदेश में एक परिवार के 2 लोगों ने आत्महत्या केवल इस बात पर कर ली कि राहुल, उनके बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक दी थी, और मोदी जी उसका जिक्र भी नहीं करते, वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो आत्ममुग्ध है अपने ही अंदाज में। वो उसी तरीके से अतिथिजीवी होकर के अपने सारी चीजों को पेडल कर रहे हैं, अपने जो भी फॉल्सूड्स है, जो भी ये सारी चीजें। अब मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव बनने लगा है पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने उनको हेड ऑन लिया और बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड सवाल पूछे, आपने देखा प्रधानमंत्री ने उनमें से किसी का भी जिक्र नहीं किया। वो उनकी आदत का, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो, कि वो सवाल को एक्नॉलेज ही नहीं करते, फॉरगेट अबाउट रिप्लाई। तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी विपक्ष के कंप्लीटली टारगेट पे हैं, और मोदी को, और सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम अडानी है। आज की तारीख में अडानी की हालत ये हो गई है कि संसद के अंदर कोई से भी हाउस में आप बोल दो अडानी शब्द, वो ऑटोमेटिक इकोसिस्टम ही हटा देता है उसको, चेयर को उसको मना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अडानी हैज बिकम दैट पावरफुल, और जो जितना पावरफुल होगा वो राजा की उतनी ही बड़ी कमजोरी हो जाता है। आज की तारीख में अडानी मोदी की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी वीकनेस है। और मुझे लगता है जिस अडानी के कारण मोदी जी को सत्ता मिली थी, वही उनके वहां से निकलने का अगर कोई एक सिंगल लार्जेस्ट कारण होगा तो उनका अडानी प्रेम ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। कल का भाषण निश्चित तौर पर निंदनीय, निराशाजनक, और मैं तो कहूंगा उत्पीड़क किस्म का भाषण था, इसके अलावा कुछ। इस डबल फेस्ड जो पूरा जो एक भाषण था, जो 2 मुहा भाषण हम जिसको कहते हैं कि हम करते कुछ है और दिखाते कुछ और है। अब तो ब्रेजनली बोलने की जरूरत है कि 2-2 घंटा संसद का समय बर्बाद करना किस लिए? गलत झूठ परोसने के लिए, गलत इतिहास बताने के लिए। और उसी इतिहास को गोदी मीडिया भी आगे बढ़ा रहा है। तो आगे की जनरेशन तो यही सोचेंगी कि अरे मोदी जी तो जो कह के चले गए थे तो वो बिल्कुल सही है। आज ये कितना बड़ा खतरा है। जी सर। नहीं नीरू जी, खतरा ही सबसे बड़ा ये है।
जो लोग ना केवल पूरे देश के समाज को, पूरे देश को एक रूपता में लाना चाहते हैं, वो विविधता की बात कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म भी उनको एक रूप चाहिए, जैसे वो कहे वैसा हिंदू धर्म चाहिए। जो हिंदू धर्म की अपनी जो वो चीजें हैं वो नहीं, जो संघ कहे, जो आरएसएस कहे, जो मोदी कहे, हिंदू धर्म भी वो वाला। आपने देखा ये बात बार बार रह रहे करके। इनका तो विविधता की बात कौन व्यक्ति कह रहा है? जो कपड़ों से लोगों को पहचानता है वही ना, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करता है वही ना, जो मंगलसूत्र की बात करता है कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी बहस छीन ले जाएंगे, जो चुनाव में करता है ये बात। और चुनाव आयोग थोड़ी भी हाथ लगा के देखता रहता है उसको, और सारा जो रवांडा मीडिया है सारा उसकी प्रशंसा करता है सुबह से शाम तक। अगर सही मायनों में देखा जाए, प्रधानमंत्री ने 3 चुनाव लड़े हैं अब तक लोकसभा के, ये जो 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ, उनको चुनाव के लिए जो हमारी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन रूल्स है हमारे देश के, जिस तरह के भाषण सर्वथा प्रतिबंधित है, जिनका जिक्र भी जिन बातों का जरूरी मतलब प्रतिबंधित है, उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ करके सत्ता में आए हैं। ये मत भूलिए आप, हर मसले पर झूठ बोला उन्होंने। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो वो कहते हैं करते उससे ठीक उल्टा है। देखिए वो क्या कहते, जहां जहां वो सिर झुकाते हैं, वो अडवाणी जी के सामने सिर झुकाते थे, याद है आपको? जैसे ही प्रधानमंत्री बने सबसे पहला काम क्या किया कि अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। फिर उन्होंने संसद के मुख्य द्वार पर सिर झुकाया था, वो संसद ही नहीं बनवा दी। अब वो संविधान को माथे पे लगाते हैं, अब इस संविधान को भगवान बचाए। क्योंकि मोदी जी का जो एक व्यू है, वर्ल्ड व्यू है, या जो पूरा देश के प्रति भी जो उनका नजरिया है, वो बहुत ही संकुचित है, पैरोकियल व्यू है, और एक खास तरह की कुंठाओं से, ऐतिहासिक कुंठाओं से ग्रस्त है। उसका जो उपचार है वो ऐसे नहीं होगा जैसे ये राहुल गांधी और ये सोच रहे हैं। देखिए नीलू जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आज देश के अंदर माहौल तैयार है। चुनाव जिस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, पन्ना प्रमुखों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन और तमाम तरह की चीजें, और भी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो लाभार्थियों का एक पूरा वर्ग देश में खड़ा कर दिया गया है, उसके ऊपर गर्व करना है। पूरी दुनिया में हमारी भद पिट रही है। ट्रंप आने से पहले 14,000 प्रवासियों को, हिंदुस्तानियों को वहां से निकालने की सोच रहे हैं, और ये फिर भी विश्व गुरु बने फिर रहे हैं। इसके लिए हिंदुस्तान में देखिए, आज हिंदुस्तान को एक बहुत बड़े मास लीडर की जरूरत है, एक मास मूवमेंट की जरूरत है। ये संसद में और इनसे नहीं होगा, ये तो आपको जनता के बीच में जाकर के जन अभियान, जन जागरण करना होगा। और ये जो कुछ मोदी बोलते हैं और जो कुछ राहुल बोलते हैं, देखिए राहुल गांधी की डिलीवरी मोदी जितनी इफेक्टिव हो सकता नहीं, कोई जरूरी नहीं हर आदमी इतना बड़ा ऑडिटर हो। सवाल यह कि उसका कंटेंट क्या है। राहुल गांधी का कंटेंट बहुत ही सॉलिड कंटेंट है, और मोदी का कंटेंट उसके सामने कहीं खड़ा नहीं होता है। तो ऐसे में संसद में वो कुछ भी बोलते रहे, राहुल गांधी कहीं भी बोलते रहे, मीडिया ने तो उनको कोई स्पेस देनी नहीं है। केवल और केवल एक वो किया जाता है, औपचारिकता पूरी की जाती है कि 4 लाइन इनकी भी छाप लो, आज बाकी कोई अखबार उठा के देख लो, हिंदी का सब में फ्लायर मोदी छपे हुए 8-8 कॉलम के अंदर। तो अब केवल रास्ता केवल ये है विपक्ष के पास कि ये सारा कुछ करते हुए अल्टीमेटली दे हैव टू हिट द रोड्स एंड दे हैव टू डेवलप ए पॉपुलर नैरेटिव। और पॉपुलर नैरेटिव है इस देश की गरीबी का, इस देश के साधनों को एक व्यक्ति के अंदर सीमित कर देने का, सारे संसाधनों को बेच डालने का, उसी व्यक्ति से अपनी फाइनेंसिंग और स्पॉन्सरशिप करवाने का। ये सारे मुद्दे हैं। इनको केवल संसद में नहीं, सड़कों पर लाना पड़ेगा, और सड़क पर लाए बिना इसका कोई गुजारा नहीं है। मोदी जी देखिए चैंपियन किन किन चीजों के, वो झूठ के चैंपियन है। कितनी ही बड़ी झूठ बड़ी सफाई से बोल देते हैं, और वो अकेले नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनका ये डॉगी मीडिया हो, यू टेक एनीथिंग, और ऐसी चीजें जमा के रखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कि 1-2 बार तो मुझे और आपको भी धोखा लग सकता है कि यार ये ऐसा हुआ था क्या, देन वी स्टार्ट क्रॉस चेकिंग। क्योंकि कहानीकार बहुत बड़े हैं, इन्होंने कभी हिस्टोरिकली तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का, और वो ये काम बड़ी बखूबी और स्वनिरपेक्षता से करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक इफेक्टिव विपक्ष के नाते, और मैं कहता हूं सभी विपक्षी दलों को, अगर इस देश को उसमें इंक्लूसिव समाज रखना है, उसका केवल और केवल एक जरिया है, दे हैव टू हिट द रोड्स। अदरवाइज जिस तरीके से देश का लोक भ्रमित कर दिया गया है और तंत्र कब्जे में ले लिया गया है, उसमें इससे आगे जो कुछ मोदी कर रहे हैं उससे आगे करना संभव भी नहीं है उनके लिए। वो अपनी ही एक जो आर्टिफिशियल आत्ममुक्ता में जो है कहीं ना कहीं फंस के रह गए हैं, और उसी का फायदा चाइना जैसे लोग उठा रहे हैं। चाइना ने क्या किया, उनको पता था कि मोदी क्या करेगा। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने बार बार आपको भी कहा
कि वो हमारे यहाँ बार बार घुसने की हिम्मत क्यों कर पाते हैं। उनको पता है ये आत्ममुक्त व्यक्ति कभी स्वीकार ही नहीं करेगा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और वही हुआ। अगर कोई घुसा नहीं, आया नहीं, तो 4 साल से 35 दौर की बातचीत क्या कर रहे थे चाइना से, आप बताइए आप। और समझौता क्या करना था, और स्टेटस को बहाल क्या करना था, जब आप कह रहे कोई आया ही नहीं। तो ये झूठ के चैंपियन है, और इस चीज को आपको अगर काउंटर करना है तो आपको सड़कों पर जाकर के जनता के साथ लाइव कनेक्ट बनाना पड़ेगा। वरना जो इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया है उसको आप संसद की बहस ट्विटर फेसबुक पे लिखने से, यूट्यूब चैनल पर राहुल के अपने ये करने से नहीं होगा। ये आपको जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा, उन्हीं की पल्स पकड़नी पड़ेगी, उन्हीं के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। आपको याद है इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी उसके बाद तुरंत बिहार के बेलची में चली गई थी, और 3 साल में परिणाम देख लीजिए। मोदी तो 10 साल का राज शासन कर चुके और अगले 5 साल के टेंडर छुड़ाए घूम रहे। ऐसे में क्या होगा, ये बात कांग्रेस को सोचनी होगी। और विपक्ष, मोदी का टारगेट, आप ये गलत सोचते हैं हम कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं। उनका टारगेट विपक्ष मुक्त भारत है, और पूरे विपक्ष को इस बात से सचेत होने की जरूरत है। पूरे देश के एकेडमिशिया को इस होने की जरूरत है। देश का हर भला चाहने वाले व्यक्ति को सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं और हमें बताया क्या जा रहा है। हम रसातल में जा रहे हैं। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई पैरामीटर उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी आप टॉप 100 में से नीचे ही, हर जगह बॉटम पे, और उसके बावजूद आप विश्व गुरु बने घूम रहे हैं। केवल और केवल अडानी प्रेम है मोदी जी को। उनको ना संविधान से कोई मतलब है, ना संसद से कोई मतलब है, ना देश की कोई जनता से मतलब है, ना नीतियों से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। केवल और केवल अडानी केंद्रित सत्ता चला रहे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बुरी बात यह है कि 75 साल के इतिहास में मोदी जी ने ये पहली बार विरासत हमें दी है कि एक उद्योगपति रिमोट से केंद्र की सरकार को चला सकता है या राज्यों की सरकार चला सकता है। वो आप तमाम जगह पर देख सकते हैं। ये मोदी की विरासत है। मैं हेमंत जी से एक अंतिम कमेंट लूंगी कि हेमंत जी, अब इस भाषण के बाद अब आगे क्या हम समझे कि क्या रास्ता होने वाला है? क्या मोदी जी जो गुजरात मॉडल वाला संविधान है अब वही लेकर आएंगे, और बस ये चर्चा अभी पता नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता कि राज्यसभा में चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अमित शाह एक प्रोवोकेटिव सा भाषण इनिशिएट करेंगे राज्यसभा में, उसके बाद सानेडाई उसको हाउस को प्रोरोग कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी संभावना तो दिख नहीं रही है कि धनखड़ के बीच में और खड़गे के बीच में जिस तरीके की कहा सुनी हमने देखी है। लेकिन आगे का रास्ता क्या है अब देश का? कल के इस भाषण से क्या चीज ऐसी है जिससे कि पूरे देश को इस समय अलर्ट होने की जरूरत है? और मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं कि भाई इस भाषण को देखकर आपको ये झलक मिलेगी कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है, नागरिकों का भविष्य कैसा होने वाला है, मीडिया का भविष्य क्या होने वाला है। आज इस खतरे को चिताने की जरूरत है। अंतिम कमेंट में लूंगी हेमंत जी आपसे। नहीं नीलू जी, एक ही बात है। देखिए, इस समय देश में जो माहौल है, 2 राज्य इन्होंने हथिया लिए, हरियाणा और महाराष्ट्र। उसके बाद ये अपने आप को कॉन्फिडेंस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रास रूट पे लोगों की फीलिंग क्या है उसका इनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए इन्होंने संबल करवाया आपके सामने, आंखों के सामने। जिस तरीके से वो पूरा, एक तरफ तो 10 में से 8 सीट जीत रहे थे यूपी में बाई इलेक्शन में, और उसका उत्सव मनाने की बजाय उसकी बैकग्राउंड में क्या किया गया उसका भी कारण समझ लीजिए कि वहां क्या होने वाला था और किस तरह का माहौल बनता, जो महाराष्ट्र में आज भी लोग सड़कों पर ईवीएम को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर। ये लोग अब इनकी सारी तैयारी यहां से, एक बार बिहार चुनाव की है, और बिहार चुनाव के बाद उससे अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये पूरे देश के माहौल को गर्म रखना चाहते हैं, और इनके सिलेबस में हिंदू मुस्लिम के अलावा, विभाजन के अलावा, वर्टिकल डिवीजन के अलावा और कोई पॉजिटिव विजन या एजेंडा नहीं है। इससे देश को आगाह होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। और चिंता की बात यह कि आमतौर पर जो कुटिल व्यक्ति होता है वो अपने भाव भंगिमाओं को, अपने शब्दों को चाशनी में डुबो करके और एक खास तरीके से प्रस्तुत करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल वो सीमाएं भी लांघ दी जो कल शब्द में, जो संसद के संबोधन में उन्होंने अपने चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स यूज किए, वो आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। और वो खतरा नफरत, हिंसा, ईर्ष्या, विभाजन, कुंठा, इन सारी चीजों का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इससे सबसे ज्यादा देश को सावधान होने की जरूरत है कि इन ताकतों को अगर अब गलती से कहीं भी और आगे बढ़ने दिया गया या पनपने दिया गया नए इलाकों में, तो इस देश में ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए केवल और केवल जनता के बीच में अलग जगानी पड़ेगी आपको।
खतरा बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। इसको समय रहते पहचानना, उसका निदान और उपाय, इसको सारे विपक्ष को, और वो जिम्मेदारी राहुल गांधी पर ज्यादा है कि वो अपना कम्युनिकेशन की डिलीवरी को सुधारते हुए लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के बीच में ले जाकर के अपने संगठन को मजबूत करके और इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करें, वरना ये देश ध्वस्त होने में अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का भाषण, और यकीन मानिए कल उस भाषण को सुनने के बाद मैंने उसके बाद 2 प्रोग्राम्स किए, और रात में मैं कई घंटों तक ये सोच रही थी कि कोई प्रधानमंत्री कभी इस तरीके का भाषण भी दे सकता है। आने वाले जनरेशन है, आप उनको क्या बताएंगे कि ये देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके का भाषण देते हैं। इतिहास की किताबों में तो बच्चों को यही पढ़ाया जाता ना कि भाई देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री आपके नेहरू जी थे, उन्होंने कितना कुछ किया था, उसके बाद फिर बाकी प्रधानमंत्रियों का कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। लेकिन आज के मौजूदा हालात में आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि कहता है कि पहले के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री आगे आने वाली जनरेशंस के लिए, क्या वो एक उदाहरण बन सकता है? जरा इस बात पे भी सोचिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।